हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। और मैं इसी के साथ लेकर के आया हूं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 9 पार्ट 2 के, जिस पार्ट का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ है। हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर में 100% पक्का ही आएंगे। आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आपको अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं बच्चों। संतृप्त विलयन क्या है। निश्चित तापमान पर जब विलायक में और अधिक विलय नहीं घुल सकता तो प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों, आसान भाषा में समझिए आखिरकार संतृप्त विलयन होते क्या हैं। आप घर में भोजन खाने के लिए बैठ गए हो और जिस समय आपका पेट पूरा भर जाएगा, समझो आप उस समय संतृप्त हो जाओगे। यानी जब कोई निश्चित तापमान पर विलायक में और अधिक विलय नहीं घुल सकता तो उसे क्या बोलेंगे, हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके बच्चों, उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। आगे देखिए, हम पार्ट दूसरे प्रश्न को देखते हैं। असंतृप्त विलयन क्या है। जिस विलयन में निश्चित तापमान पर कोई विलयन है और उसमें निश्चित तापमान पर और अधिक विलय घोला जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। बहुत ही आसान बात है। जिस विलय में जिस विलयन में आप और अधिक विलय कर सकते हो और अधिक पदार्थ डाल सकते हो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त। और जिस विलयन में आप एक निश्चित मात्रा से ज्यादा पदार्थ नहीं डाल सकते उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। वही एग्जांपल है, एक बोतल में आपने पानी लिया और बोतल आधी भर रही है, उसमें आप और पानी डाल सकते हो तो उसे बोलेंगे असंतृप्त विलयन। और एक बोतल पूरी भर रही है, अब आप उसमें और पानी नहीं डाल सकते तो उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। आगे चलिए प्यारे बच्चों, निलंबन को छानकर क्यों अलग किया जाता है। निलंबन के मैंने गुण आपको इसी वीडियो के भाग 1 में बताए थे। आप उनको उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। देखिए बच्चों, निलंबन को छानकर क्यों अलग किया जा सकता है। उत्तर है क्योंकि निलंबन के कण बड़े बड़े होते हैं। अगर निलंबन के कण बड़े बड़े हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आराम से फिल्टर पेपर के छिद्रों में इकट्ठा कर सकते हैं। हम जब निलंबन के कण बड़े बड़े हैं तो हम उसको आसान से छान सकते हैं। ओके बच्चों, आगे चलिए। सांद्रता, अब सांद्रता की बात करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत से सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। द्रव्यमान प्रतिशत, देखिए हमको अगर किसी द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, विलेय का द्रव्यमान। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान और गुणा में 100। ओके बच्चों, पहले विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान और गुणा में 100। तो इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। देखो क्वेश्चन है हमारा, माना यदि 10 ग्राम नमक को 90 ग्राम पानी में घोला जाए तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा। अब आप बताइए, 10 ग्राम तो नमक है और 90 ग्राम क्या है बच्चों, इसमें 90 ग्राम पानी है तो कितना हो गया, 100 ग्राम। कितना हो गया बच्चों, 100 ग्राम। आगे देखिए, मिश्रणों का पृथक्करण, जो मिश्रण है उनका पृथक्करण समझेंगे। तो वाष्पीकरण विधि का उपयोग कब किया जाता है। अगर हमको वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, किसी घुले हुए ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने के लिए। अगर हमको वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करना है कब करेंगे, जब किसी ठोस पदार्थ में द्रव से अलग करना है हमको, किसी घुले हुए ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे जल होता है, समुद्री जल, और समुद्री जल में नमक होता है। क्या होता है बच्चों, नमक होता है, लेकिन वो नमक घुला हुआ होता है। हम उसे क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं हाई टेम्परेचर पर। तो वो जो नमक होता है वो हमको फिर ठोस पदार्थ में क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, आगे जानिए आसवन क्या है। देखिए आसवन क्या होता है बच्चों, द्रव को गर्म करके
वाष्प में बदलना और फिर उसे ठंडा करके वापस द्रव बनाना आसवन कहलाता है। जैसे पानी है, द्रव है, हम उसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करके वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में। अब उसके बाद उसी जो वाष्प है उसको ठंडा कर दो तो वो कहे में बदल जाएगा, द्रव में। और ये घटना क्या है, वाष्पन की ये घटना क्या कहलाएगी, आसवन। ओके बच्चों, आगे चलिए। आसवन का उपयोग कब किया जाता है? देखिए बच्चों, जो आसवन की विधि है इसका प्रयोग कब करते हैं हम, किसी द्रव को उसके घुले हुए पदार्थ से अलग करने के लिए या दो ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए जिनका क्वथनांक अलग अलग हो, हम उसमें आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अब केंद्रण विधि का एक उपयोग लिखिए। दूध से क्रीम अलग करने में अपकेंद्रण विधि का उपयोग होता है। जब हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो किस विधि का प्रयोग होता है बच्चों, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग होता है। आगे जानिए। अब शुद्ध पदार्थ, क्या वायु शुद्ध पदार्थ है? नहीं, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आपको पता है ना, वायु में बहुत सारे गैसेस मिली होती है, मतलब गैसेस का समूह क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। वायु में बहुत सारी गैसें मिलती है, मतलब उनका मिश्रण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ ये नहीं है। आगे देखिए, क्या दूध शुद्ध पदार्थ है? नहीं, दूध में कई पदार्थ उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे मिश्रण माना जाता है। दूध में भी विटामिन होता है ना, कैल्शियम वगैरह होता है, तो उसमें भी कई पदार्थ मौजूद होते हैं, इसलिए इसे भी हम मिश्रण कहेंगे, लेकिन शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्या अशुद्ध जल शुद्ध पदार्थ है? हाँ बिल्कुल, अशुद्ध जल को शुद्ध पदार्थ माना जाता है क्योंकि इसमें मुख्यतः जल के ही कण होते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसमें मुख्यतः जल के ही कण होते हैं। अब देखिए, तत्व और यौगिक। तत्वों को कितने प्रकार में बांटा जाता है? तो बच्चों, तत्वों को धातु, उपधातु और अधातु में बांटा जाता है। और ये टॉपिक कक्षा 10 से भी रिलेट करता है। जो कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर है वो धातु और अधातु है, इसलिए आप कक्षा 9 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। तत्वों को कितने रूप में बांटा है बच्चों? 3 में, धातु, अधातु और उपधातु। आगे देखिए, धातु के 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों, धातु के 2 उदाहरण हैं लोहा और तांबा। क्या दूध शुद्ध पदार्थ है? तो मैंने आपको समझा दिया, नहीं। आगे देखिए बच्चों, अधातु के 2 उदाहरण दीजिए, ऑक्सीजन और सल्फर। अधातु के 2 उदाहरण दीजिए, ऑक्सीजन और सल्फर। अब देखो बच्चों, यौगिक के 2 उदाहरण दीजिए। यौगिक कौन कौन से होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलके बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। या तत्वों से मिलके बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक बोलते हैं। जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, है ना। अब देखिए, धातु और अधातु में 2 अंतर लिखिए। बच्चों, धातु सामान्यतः चमकीले होते हैं और अधातु सामान्यतः चमकीले नहीं होते। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातु सामान्यतः खराब चालक होते हैं। अब बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों? नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब बर्फ को पिघला दो, उसका पानी बन जाएगा, फिर उसको ठंडा कर दो, वो फिर जम जाएगा, फिर पानी से बर्फ से पानी, लेकिन उसकी जो जो उसका पदार्थ है वो नहीं बदलेगा, रहेगा वो पानी ही। ओके बच्चों, लोहे में जंग लगना, ये क्या है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। जबकि बर्फ का पिघलना क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझा दिया है।
मैं आशा करता हूँ बहुत ही ध्यान से, गहराई से आपने चैप्टर को पढ़ा होगा और चैप्टर को समझते हुए चले, सीखते हुए चले और साथ-साथ याद करते चले। ठीक है बच्चों? तो आज आपका पार्ट 2 भी पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में। मुझे पता है आपको पार्ट 3 का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और मैं जल्द मिलूँगा, फिर मिलूँगा। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर। थैंक यू प्यारे बच्चों।